सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड का एक टेस्ट पेपर के बारे में अपन बात करेंगे। आपका जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। उसके बारे में एक टेस्ट पेपर तैयार किया है, उसके बारे में देखिए अपन बात करेंगे। देखिए वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है वो आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप जब सुनील प्रचार नाम लिखकर सर्च करोगे तो मेरी प्रोफाइल आपको शो हो जाएगी। वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। रेगुलर स्टडी का मटेरियल है वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है, चाहे वो राजस्थान जीके से रिलेटेड हो चाहे हिंदी से रिलेटेड हो। हर एक सब्जेक्ट का आपको वहाँ पर मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वहाँ पर आप मुझे जरूर फॉलो कीजिए। देखिए अब तक अपन टोटल 10 टेस्ट पेपर के बारे में बात कर चुके हैं। अभी तक आपने वो टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है सभी टेस्ट पेपर की, उसके बारे में आप वहां से देख सकते हैं। 11 नंबर का जो टेस्ट पेपर है उसको अपन देखिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, चोकला मगरा पुगल किस प्रकार के पशु हैं? तो कौन से प्रकार के पशु हैं, किसकी ये नस्ल है? भेड़ की ये प्रमुख नस्ल है। भेड़ की प्रमुख नस्लें होती हैं और कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? इनको छापर या शेखावटी के नाम से भी जानते हैं, तो भारतीय मेरिनो के नाम से भी जानते हैं, जो उत्तम प्रकार की ऊन होती है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो भेड़ इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की खारे पानी की झीलें जिसमें सांबर है, डीडवाना है, पंचपद्रा है, ये कौन से महासागर के अवशेष हैं? तो कौन से महासागर के? तैतीस महासागर के अवशेष हैं। देखिए दोस्तों, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं उसी टाइम पर आपको खुद से इमेजिन कर लेना है कि कौन सा आंसर इसका राइट होगा। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद में डायरेक्ट इसका राइट आंसर बताऊंगा और आप थोड़ा सा फास्टली चलेंगे ताकि जो 75 क्वेश्चन है वो अपन इसी एक ही वीडियो में कवर कर सकें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला किस कल्प यानी समुदाय में उदय मानी जाती है? तो कौन से समुदाय में मानी जाती है? प्री कैम्ब्रियन कल्प युग में इसका उदय माना जाता है। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गागरोन का किला किन नदियों के संगम के ऊपर बना हुआ है? तो आहू और काली सिंध जो नदियां हैं उनके संगम के ऊपर गागरोन का जो दुर्ग है वो स्थित है। देखिए दोस्तों, जो अपने राजस्थान के किलों की जो अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें राजस्थान के लगभग सभी किलों के बारे में मैंने आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करवाया है, उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप राजस्थान के जो दुर्ग हैं उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? तो कौन से महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? 33 महासागर का अवशेष मानी जाती हैं। देखिए 33 महासागर लिखा गया है, लिखने में थोड़ी सी प्रिंटिंग में गलती हो गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? तो घग्गर राजस्थान के कौन से जिले में प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जो जिला है राजस्थान का उसमें ये प्रवेश करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ जो गंगानगर में स्थित है किस राष्ट्र की सहायता से इसको स्थापित किया गया है? तो जो रूस है उसकी सहायता से इसको स्थापित करने का कार्य किया गया है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चेती यानी दशमक गुलाब की खेती राज्य के किस क्षेत्र में की जाती है? तो राजस्थान में ये इसकी चेती है यानी जो दशमक है उसकी खेती राजस्थान में कहाँ पर की जाती है? खमनोर में इसकी खेती की जाती है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट है, राजस्थान में डेजर्ट जो फेस्टिवल है जिसको मरु महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन है वो राजस्थान में कहाँ पर किया जाता है? तो राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है जिसको मरु जिले के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर जो कास्ट वुड फॉसिल पार्क स्थित है वहाँ पर जो जैसलमेर है वहाँ पर मरु महोत्सव मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष थायराइड अग्नाशय का सादृश्य विकल्प चुने। तो इसका सादृश्य विकल्प कौन सा होगा? आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से जो एड्रिनल होगा वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दे रखा है, जो निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यानी आपको एक श्रृंखला दे रखी है, मैथमेटिक्स रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। इनमें आपको पूछा है कि जो रिक्त स्थान है उसके ऊपर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो 40 आएगा वो इसका राइट आंसर आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा है आपको, आप खुद से सोल्व कर सकते हो। जब आपसे सोल्व नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले जो चैप्टर है उसमें से दे रखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DUCK को CETVBDJL लिखा जाता है उसी तरीके से LIONE को क्या लिखेंगे? तो देखिए आप जब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कोडिंग डिकोडिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं जब आप इनको सोल्व करो तो आप पहले इनकी नंबरिंग इनके पास में लिख लिया करो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। डी है यहाँ पर 4 नंबर पे आता है, उसी तरीके से U 21 पे आता है, C 3 नंबर पे आता है और K है वो 11 नंबर पे आता है। अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, C लिखा गया है जो कि 3 नंबर पे आता है और E लिखा गया है जो कि 5 नंबर पे आता है। यहाँ पर पहले क्या लिखा गया है? 4 लिखा गया है। 4 है वो 3 और 5 के बीच में आता है,
इसका मतलब ये जो पहला वाला लेटर है वो इन दोनों के बीच में है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर यू लिखा गया है जो कि 21 नंबर पे आता है। इधर देखो तीसरा अक्षर 20 लिखा है और बाद में वी है वो 22 नंबर पे, यानी 20 और 22 के बीच में 21 आता है जो कि इधर लिख दिया। उसी तरीके से बी है 2 नंबर पे आता है और डी है वो 4 नंबर पे आता है। 2 और 4 के बीच में सी आता है यानी 3 आता है और ती इसने यहाँ पर लिख दिया। तो कहने का मतलब है ये जो यहाँ पर लेटर लिखे गए हैं इसके पीछे वाला और आगे वाला, ये जो 2 लेटर हैं वो आगे इसने लिख दिए। तो उसी तरीके से आपको लिख देना है LIONE ये लिखना है। तो एल कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। आई 9 नंबर पे आता है। ओ 15 नंबर पे आता है। एन 14 नंबर पे आता है और ई 5 नंबर पे आता है। पहले तो आपको ये सभी याद होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये लिखते ही आपका क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया। ये लिखते ही आपको क्या करना है, जैसे 12 नंबर पे आता है तो पहले 11 नंबर पे कौन सा आता है? क्या आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा। बाद में 12 नंबर का आ गया और बाद में 13 नंबर का आपको लिखना है। तो एम है वो 13 नंबर पे आता है। उसी तरीके से आई है वो 9 नंबर पे आता है, इसका मतलब 8 नंबर पे एच आता है और उसके बाद में 9 का यहाँ हो गया और 10 नंबर पे जी आता है, उसके बाद में जी आ गया। उसी तरीके से आगे वाला लेटर लिखोगे तो NP, बाद में OMO और बाद में DF। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपको ये जो ऑप्शन दे रखे है ना, ये इसमें मिस प्रिंट हो रखा है। आपको जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा KMHJNPMODF। ये क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि इसमें ये पूछा है कि LIONE को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये जो आपको लेटर लिखा है इसमें इसी तरीके से ये लिखा जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है L के की माँ तथा N की बहन है, O की बहन के है, यदि PO का तथा N है वो M का पति है तो ON का क्या लगता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा है आपको। LN की माँ दे रखी है तो L है वो माँ है, इसका मतलब इसको माइनस कर दिया। और K की माँ दे रखी है, इसका मतलब K नीचे हो गया। अब K है वो बेटी है या बेटा, इसका अभी तक पता नहीं है। आगे इसमें देख रहा है तथा N की बहन है, कौन? L है वो N की बहन है, इसका मतलब N यहाँ पर हो गया। ठीक है, आगे दे रखा है O की बहन K है, तो O की बहन K दे रखा है। O की बहन कौन है? K है, तो O की बहन K हो गई और K क्या हो गई? बहन हो गई, इसका मतलब माइनस कर दिया। O का अभी तक हमें पता नहीं है O क्या है। आगे इसमें ले रखा है यदि P O का और N M का पति है, तो P पति है O का, P पति होगा O का, ये P पति हो गया और किसका? O का, इसका मतलब O क्या होगी? यहाँ पर स्त्री होगी। आगे दे रखा है N M का पति है, N है वो पति है, इसका मतलब प्लस कर दिया, और M का पति है, इसका मतलब M क्या हो गया? यहाँ पर माइनस हो गया। आगे लिख रखा है O N का कौन है। ये जो आपको O दे रखा है वो N का क्या संबंध है? देखिए N कौन है? ये है। और L कौन है? L N की बहन है और ये बहन है और ये इसकी बेटी है, तो यानी बहन की बेटी हो गई। तो बहन की बेटी क्या होती है? भांजी होती है। तो भांजी वाला जो संबंध है वो इससे होगा। तो भांजी आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? 4th ऑप्शन में दे रखा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप करोगे खुद से तो आराम से सोल्व हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से 7वें अक्षर के बाएं और 12वां अक्षर कौन सा दे रखा है। विपरीत क्रम में कर दिया और बाद में दाएं से कर दिया, तो 12 और 7 कितने होते हैं? 19 होते हैं। और 19 नंबर पे कौन सा आता है? एस आता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एस क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है साक्षी का जन्म प्रियंका से पहले लेकिन रश्मि के बाद में हुआ। तो सीधी सी बात है, इनका जन्म जैसे जैसे हुआ है उस तरीके से लिख लो। साक्षी का जन्म प्रियंका से पहले हुआ, इसका मतलब प्रियंका से तो पहला हुआ है। और किसके बाद में हुआ है? रश्मि के बाद में हुआ, इसका मतलब रश्मि को इधर लिख दो। उसके बाद में लिख रखा है आरती का जन्म प्रियंका के बाद हुआ। आरती का जो जन्म है वो प्रियंका के बाद में हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आरती हो गई। प्रियंका के बाद में हुआ लेकिन अनीता से पहले हुआ, इसका मतलब यहाँ पर कौन हो गई? ये अनीता हो गई। तो सबसे बाद में किसका हुआ है? अनीता का हुआ, उसके बाद में आरती का हुआ, बाद में प्रियंका का, इस तरीके से हुआ है। तो सबसे बाद में किसका जन्म हुआ है? तो सबसे बाद में तो यहाँ अनीता का हुआ है। तो अनीता कौन से ऑप्शन में दे रखा है? आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखा है विकास का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ। राजीव का जन्म है उससे 4 दिन पहले हुआ। यदि उस स्वतंत्रता दिवस है वो शनिवार को था, तो राजीव का जन्म है कौन से दिन हुआ था? कैलेंडर से जो रिलेटेड टॉपिक है उसमें से एक क्वेश्चन दे रखा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जब आप खुद से सोल्व करोगे तो इसको कर लेना। बुधवार क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा। देखिए अपन सभी क्वेश्चन सोल्व करके नहीं चलेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बुधवार आएगा, इसका राइट आंसर आप सोल्व कर लेना, आराम से ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है माइनस का 44/72 परिमेय संख्या का सरलतम रूप आपको निकालना है। तो इसको जब सोल्व करोगे तो 22 आ जाएगा, 36 आ जाएगा और उसके बाद में 18 दे रखा है। ये 11 दूनी 22 होता है और बाद में ये 18 दूनी 36, तो माइनस का आएगा। तो ये माइनस का 11/18 आएगा। माइनस का 11/18 आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट निम्न में से बहुपदी पद है वो कौन सा है? तो एक बहुपदी पूछा है, तो एक पदी बहुपद कौन सा है? तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। अंकों का स्थान परस्पर बदल दोगे, प्राप्त पूर्व जो संख्या है वो पहले से 18 कम प्राप्त होती है, तो वो संख्या आपको बतानी है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 53 क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा। आप सोल्व करके देख लेना, आराम से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा है ये 32 मीटर लंबी, 40 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची एक दीवार बनाने में 25 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 8
सेंटीमीटर की कितनी ईंटों की इसमें आवश्यकता होगी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 12,800 क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 55 सेंटीमीटर क्यूब लोहे को पिघला कर, देखिए क्यूब दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, आयतन दे रखा है, और आगे बेलन दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, बेलन का आयतन है। आपको यहाँ से हिंट है वो आपको कैच कर लेना है। उसके बाद में ये आपको त्रिज्या दे रखी है, तो कितना लंबा ये सरिया बनाया जा सकता है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 70 सेंटीमीटर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 50 मजदूरों के निम्न आंकड़ों के मध्य का मजदूरी ज्ञात आपको करनी है। ये आपको दे रखी है मजदूरी एक तरफ, और एक तरफ आपको मजदूरों की संख्या दे रखी है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 52 क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। आपको मध्य का निकालना है, आराम से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 82 से 100 तक की 19 संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो बिल्कुल इजी दे रखा है, 82 से 100 तक की यानी 19 संख्याएं हैं, इसका मतलब 9 संख्या तो इधर छोड़ दो और 9 संख्या इधर छोड़ दो, 18 तो हो गई। 20 वाली संख्या को पकड़ दो और उसका आधा कर दो, तो यहाँ से 91.5 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और आपको तो कुछ करना भी नहीं है, 20 का पूछा है, माध्य पूछा है, तो आपको पॉइंट वाली संख्या एक में ही दे रखी है। अगर आप बीच में भी पहुंच जाओगे आइडिया से तो ये आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये विषम संख्या दे रखी है, इसका मतलब बीच की जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, पॉइंटों में आएगी। तो यहाँ से आप ये आइडिया निकाल सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। तो कोई किसके कारण निकलती है, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसके कारण निकलती है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तीसरी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो किसको, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो नाइक्रोम क्या होगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सर आइजैक न्यूटन का पहला गति नियम है वो संकल्पना देता है। तो किसकी संकल्पना देता है, न्यूटन का गति, जो सर आइजैक न्यूटन का पहला नियम है वो जड़त्व का नियम की संकल्पना देता है, इसलिए इसे जड़त्व इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा जो गिरा गया चम्मच है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। किसी कोई अंतरिक्ष यात्री जब कोई चम्मच गिराता है तो जिस तरीके से उपग्रह है उसको गति करता है उसी तरीके से वो चम्मच है वो गति करता रहेगा, इसलिए उपग्रह की गति का क्या करेगा, वो अनुसरण करता रहेगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देगा स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है स्तनपायी जीवों में। नेक्स्ट है हृदय का काम है, तो हृदय का काम क्या होता है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करने का काम है, वो किसका होता है, रुधिर का होता है, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जैवमंडल रिसर्च जो रिजर्व है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी। तो नीलगिरी में इसकी स्थापना है वो की गई थी, इसलिए नीलगिरी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा है विद्यालय प्रबंधन का मानवीय घटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रबंधन का ही होता है, अभिभावक भी होता है, अध्यापक भी होता है, शिक्षा मंत्री नहीं होता है, इसलिए आपको पूछा था कौन सा नहीं है, इसलिए शिक्षा मंत्री क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है, तो किसका होता है, नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है, इसलिए नेतृत्व इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है शैक्षिक कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो शैक्षिक कंप्यूटर का उपयोग किस किस में होता है, ईमेल में भी होता है, ई कॉमर्स में भी होता है, इंटरनेट में भी होता है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो किसको शामिल नहीं किया जाता है इसके अंतर्गत, प्रार्थना सभा को तो सह शैक्षिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, स्काउट गाइड को भी किया जाता है, बाल सभा को भी किया जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री को सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यानी डाइस को विकसित करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है। तो NUEPA के द्वारा इसको विकसित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 को शामिल किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT द्वारा उत्तर पूर्व क्षेत्र में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान यानी IRE की स्थापना है वो कहाँ पर की गई है। तो शिलोंग में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान जो शिक्षा पहल में भागीदार नहीं है। तो राजस्थान शिक्षा पहल में कौन सा भागीदार नहीं है, यूनिसेफ इसके अंदर भागीदार नहीं है। इसके अलावा जो आपको तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो इसमें भागीदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु के स्काउट्स को क्या कहा जाता है। तो इनको किस नाम से जाना जाता है, वनिस के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक खंड संदर्भ केंद्र का पर कितने संदर्भ व्यक्ति होते हैं। तो इसमें कितने व्यक्ति होते हैं, देखिए इसमें 3 व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलम परम भूषणम किन स्कूलों का आदर्श वाक्य होता है। तो कौन सी स्कूलों का होता है, सैनिक स्कूल जो होते हैं आपकी उनका यह आदर्श वाक्य होता है। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल सेना के किस रैंक के अधिकारी होते हैं। तो कौन सी रैंक के अधिकारी होते हैं सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल, कर्नल होते हैं या फिर क्या होते हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा है ई प्रशासन की कौन सी विधि नहीं है। तो ई प्रशासन की कौन सी विधि नहीं होती है, जो G2D है वो ई प्रशासन की विधि नहीं होती है। बाकी जो आपको तीनों विधियां दे रखी हैं वो ई प्रशासन की
विधियां होती हैं। नेक्स्ट है शैक्षणिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो एज्यूसेट है वो शैक्षणिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का प्रथम उपग्रह है। नेक्स्ट है ज्ञानवाणी है, तो ज्ञानवाणी क्या है? रेडियो एफएम चैनल है ज्ञानवाणी। नेक्स्ट है आरटीई का संबंध किस आयु वर्ग के बालकों से है? तो आरटीई का जो संबंध है वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनसे इनका संबंध है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा जो निर्णय अधिकार यानी कि जो विवेकाधिकार है के अंतर्गत जो प्राप्त है वो क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति की जो स्वच्छ निर्णय का अधिकार है वो इसमें होता है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने स्वेच्छाधिकार से करता है। नेक्स्ट आपको देखा है 3 अप्रैल 1946 को राज्य के किस महान स्वतंत्रता सेनानी को जेल में केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। ये सागरमल गोपा है, उनको केरोसिन तेल छिड़ककर जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट भी होता है। जमनालाल बजाज हैं, जिनकी कई बार आप चौराहे पर बनी हुई मूर्ति भी देखते हैं। गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में इनको प्रसिद्धि प्राप्त है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर का गुंडाराज नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो सागरमल गोपा के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है ह्वेन त्सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो जब हर्षवर्धन शासन था उस समय ह्वेन त्सांग है वो भारत आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है? तो कृष्णा नदी है उसके ऊपर नागार्जुन सागर परियोजना है वो बनी हुई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा नहीं खाता है? विक्रमादित्य का चैतन्य के साथ में जो संबंध है वो इसमें सही मेल नहीं खाता है। इसके अलावा देखिए आपको ये दे रखे ह्वेन त्सांग है किसके समय आता है? हर्षवर्धन के साथ में आया था। अभी अपन ने इस क्वेश्चन के बारे में बात की। तो ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो मेल खाते हैं, लेकिन विक्रमादित्य का चैतन्य के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः है जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो कौन सा है? तो प्रियदर्शी नाम से इसका उल्लेख किया गया है। देखिए नीचे आप देख सकते हो ये जो इसके बारे में डिटेल लिखी गई है। नेक्स्ट दे रखा है आपको प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी लिपि थी वो? खरोष्टी लिपि है जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और सभी लिपियां आपको जो दे रखी हैं ब्राह्मी, ये शारदा और देवनागरी, ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं, जैसा कि अपन हिंदी में लिखते हैं, देवनागरी लिपि का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो पाकिस्तान जो नाम है वो किसके द्वारा गढ़ा गया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा। इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो कहां पर आए थे एक दूसरे के निकट? लखनऊ में एक दूसरे के निकट आए थे, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है अपने उपन्यास जो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो जम्मू कश्मीर है वो संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है सर्वोदय और बुधान आंदोलन में कौन संबंध है? तो सर्वोदय और बुधान आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे हैं वो क्या है? इससे संबंधित व्यक्ति हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भारत का उपराष्ट्रपति। तो भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? देखिए भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित नहीं है? तो कटौती है वो क्या संघीय बजट से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट आपको देगा भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो जो वर्ण होती है वो क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट है किस शब्द में स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से कौन से शब्द में स्वर संधि का उपयोग नहीं हुआ है? तो देखिए जो ब्रह्मर्षि है उसमें भी हुआ है, यदि धन अपी में भी हुआ है, कदापि में भी हुआ है, यशोदा में नहीं हुआ है, इसलिए यशोदा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। जिसमें नहीं हुआ है स्वर संधि का उपयोग वो पूछा था आपसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इति शब्द का विलोम क्या होता है? तो इति शब्द का विलोम क्या होता है? अथ इति होता है। अथ लिखा हुआ है, अध नहीं है, क्या है ये? अथ है। देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है नयन शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ने धन अन होता है, ने धन अन नयन होता है। नेक्स्ट आपको इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखें, आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको पता करना है कि ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है इसमें कौन सा टेंस का प्रयोग हुआ है।
तो आई एट 3 एप्पल्स ऑन लास्ट वेडनेसडे। तो कौन से, अब सीधी सी बात है, इसमें ए टी ई सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट सिंपल में प्रयोग होती है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होती है। और पास्ट सिंपल कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, चौथे ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको चेंज द वॉइस, वॉइस में आपको चेंज करना है प्लीज हेल्प मी। तो प्लीज हेल्प मी इसका मतलब यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये प्लीज से शुरू हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट आपको देखा है माई कजन सेड माई रूम मेट स्नोर ये थ्रू आउट द नाइट, चेंज द नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड आपको दे रखा है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए माई कजन, तो माई कजन का तो माई कजन रह जाएगा, सेड का सेड आ जाएगा, उसके बाद में देखिए आगे दैट आ जाएगा कनेक्टिव के रूप में, और माई रूममेट ये स्नोर्स थ्रू आउट द नाइट, इसका मतलब हर रूममेट स्नोर्ड थ्रू आउट द नाइट। ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ओपन योर बुक डैश पेज 30 35 आपको दे रखा है। तो यहाँ पर क्या आएगा 8 पेज 35 आएगा, 8 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी के बारे में अपन ने बात की है। ये सीरीज आगे इसी तरीके से जारी रहेगी। ये इसका 11वां टेस्ट पेपर था। पहले वाले जो टेस्ट पेपर हैं वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके।